हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 का हिंदी ए सेशन 2023-24 का। इसमें जो मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगा वो 3 आवर है। जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 80 हैं। इसकी इंस्ट्रक्शंस को देखें तो इसमें बेसिकली दो सेक्शन हैं, खंड अ और ब। खंड अ में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है और खंड ब में इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको लिख के देना है। दोनों जो सेक्शंस हैं उसमें टोटल क्वेश्चन 17 है और सारे के आंसर आपको देना है। बच्चों, एक चीज़ का सावधानी रखना है, आपको आंसर जो है ना सीक्वेंस में लिखना है। मतलब जो क्वेश्चन 1 का आंसर लिखे, फिर 2 का लिखिए, फिर 3 का लिखिए, इस टाइप का। क्योंकि उससे जो है ना आपका काफ़ी अच्छा हो जाता है और अच्छे मार्क्स मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। जो सेक्शन ए है, खंडा है, उसमें कुल 10 क्वेश्चंस हैं। उसके अंदर में 44 सब क्वेश्चंस हैं जिसमें से 40 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। इसी प्रकार से खंड ब में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और इसके अंदर में भी इंटरनल चॉइस मिले हुए हैं और इन सब को आपको जो इंस्ट्रक्शंस है उसको अच्छे से समझ के और पढ़ के सॉल्व करना है। चलिए मैं बताऊंगा कि ये सब हम कैसे करें। सबसे पहले जो पहला प्रश्न है वो अपठित गद्यांश के ऊपर है। इसमें देखिए टोटल 5 मार्क्स हैं। तो ये अपठित गद्यांश काफ़ी लंबा है। इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अपन प्रश्न को पढ़ें और उसके उत्तर को अपठित गद्यांश में हम लोग खोजें। अब जैसे इसमें प्रश्न का है कि हिंदी फिल्मी गीतों और लोकगीतों में क्या समानता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो क्या लिखा है कि हमारे देश में हिंदी फिल्मों के गीत अपने आरंभ से ही आम दर्शक के सुख दुख के साथी रहे हैं। वर्तमान समय में हिंदी फिल्मों के गीतों ने आम जन के हृदय में लोकगीतों से आत्मीय जगह बना ली है। देखिए यहाँ से ना इसका उत्तर शुरू हो रहा है। जिस तरह से एक ज़माने में लोकगीत जनमानस के सुख दुख, आकांक्षा, उल्लास और उम्मीद को स्वर देते थे, आज फिल्मी गीत उसी भूमिका को निभा रहे हैं। तब देखिए इसका उत्तर हमको मिल गया कि जो लोकगीत है वो जनमानस के सुख दुख, आकांक्षा, उल्लास और उम्मीद को स्वर देते थे। अब इसके बाद इसके ऑप्शंस देखेंगे तो इसमें ऑप्शन ए बोलता है कि ये जनमानस के रीति रिवाजों और कल्पनाओं को स्वर देते हैं। तो ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है। इसका ऑप्शन बी है ये जनमानस के जीवन के अनुभवों और विचारों को स्वर देते हैं। ये भी हमने अभी नहीं पढ़ा है। सी है ये जनमानस के सुख दुख, उल्लास और उम्मीद को स्वर देते हैं। बिल्कुल यही हमने अभी पढ़ा है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और चूंकि हमको सही उत्तर मिल गया है तो ऑप्शन डी को देखने का जरूरत भी नहीं है। अब इसके बाद देखिए इसका जो प्रश्न रखा है उसको हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इसका उत्तर अपठित गद्यांश में खोजेंगे। ये प्रश्न है कि हिंदी भाषा की शब्द संपदा को समृद्ध करने का काम फिल्मी गीतों ने किस प्रकार किया। तो देखिए इसमें हमको पता करना है कि फिल्मी गीतों में क्या वो ताकत है जिसने हिंदी भाषा की शब्द संपदा को या वोकैबुलरी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ किया। अब चलिए आगे इसको पढ़ते हैं। तो देखिए इतना ही नहीं, देश की विविधता को एकता के सूत्र में बांधने में हिंदी फिल्मों का योगदान सभी स्वीकार करते हैं। अब इसके बाद देखिए इसका उत्तर यहाँ से शुरू हो रहा है कि हिंदी भाषा की शब्द संपदा को समृद्ध करने का जो काम राजभाषा विभाग तत्सम शब्दों की सहायता से कर रहा है, वही कार्य फिल्मी गीत और संवाद लिखने वाले विविध क्षेत्रीय भाषाओं के मेल से करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मिल गया इसका उत्तर हम लोगों को। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बोलता है राजभाषा विभाग के सहयोग से। ये तो नहीं है। बी है क्षेत्रीय भाषाओं के मेल से। बिल्कुल यही है कि हमने अभी पढ़ा कि जो हिंदी भाषा की शब्द संपदा है वो समृद्ध हो रही है जब उसमें जो लोकल लैंग्वेजेज हैं उसके जो वर्ड्स हैं वो आ रहे हैं। मतलब विविध क्षेत्रीय भाषाओं के मेल से ये समृद्ध हो रही है। अब देखिए उत्तर हमको मिल गया है, फिर भी इसके दो ऑप्शन सी और डी को देखते हैं। बोलता है कि विविध भाषाओं की फिल्मों को प्रोत्साहित करके। तो ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है। और डी है विविध भाषाओं की फिल्मों को हतोत्साहित करके। तो डी भी ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब अगला प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर अपठित गद्यांश को आगे पढ़ेंगे और इसके उत्तर को खोजेंगे। इसमें प्रश्न ग है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है ये। कथन ये है कि हिंदी फिल्मों के गाने जन जन के गीत बन गए हैं। कारण बता रहा है
इन गीतों में राजनीति की अनुगुंजों के साथ देहाती कस्बई और नए बने शहरों का जीवन दर्शन भी आत्मसात किया जाता रहा है। अब इसमें देखते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह गाने जन जन के गीत इसी कारण बन सके क्योंकि इनमें राजनीति के उतार चढ़ाव की अनुगुंजों के साथ देहाती कस्बई और नए बने शहरों का देसा जीवन दर्शन भी आत्मसात किया जाता रहा है। ठीक है, तो देखिए हमने जो पढ़ा है ना उसका उत्तर इसी में छिपा हुआ है। अब देखते हैं इसको। तो देखिए हमने अभी क्या समझा कि ये जन जन के गीत इसलिए बने हुए हैं क्योंकि जो कारण दिया हुआ है कि इन गीतों में राजनीति के अनुगुंजों के साथ देहाती कस्बई और नए बने शहरों का जीवन दर्शन भी आत्मसात किया जाता रहा है। तो ये जो कारण है, इसी कारण से हिंदी फिल्मी गीत जो हैं वो लोगों के गीत बन चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। इसके बाद घ पढ़ते हैं कि हिंदी फिल्मी गीतों के इस संसार में हिंदी उर्दू का झगड़ा भी कभी पनप नहीं सका। इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन से तर्क सही हैं? ये तर्क दिए हुए हैं। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि हिंदी और उर्दू को हमारे यहाँ एक समान क्यों माना जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, इसके उत्तर को हम लोग खोजते हैं। भारत की जिस गंगा जमुनी संस्कृति का महिमा मंडन बहुत होता है उसकी गूंज भी इन गीतों में मिलती है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान लिखे प्रदीप के गीत हों या स्वाधीनता प्राप्ति के साथ ही होने वाले देश के विभाजन की विभीषिका, सभी को भी इन गीतों में बहुत संवेदनशील रूप से व्यक्त किया गया है। हिंदी फिल्मी गीतों के इस संसार में हिंदी उर्दू का झगड़ा भी कभी पनप नहीं सका। अब देखिए यहीं से ये क्वेश्चन यहीं से उठाया हुआ है, यहीं से इसका उत्तर शुरू होता है। इसके बाद हमको काफ़ी ध्यान से इसको पढ़ना है। प्रदीप, नीरज जैसे शानदार हिंदी कवियों, इंदिवर तथा शैलेंद्र जैसे श्रेष्ठ गीतकारों और साहिर कैफी, मजरूह जैसे मशहूर शायरों को हिंदी सिनेमा में हमेशा एक ही बिरादरी का माना जाता रहा है। ठीक है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, जो भी कवि हो या गीतकार हों, उसको हिंदी सिनेमा में एक ही प्रकार से देखा जाता है। यह सिनेमा की दुनिया की ही खासियत है कि एक तरफ गीतकार साहिर ने कहाँ है मुहाफिज खुदी के जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं लिखा, तो दूसरी तरफ उन्होंने ही संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम प्यार के मारे क्या जानोगे, अपमान रचयिता का होगा रचना को अगर ठुकराओगे, जैसी पंक्तियां भी रची हैं। परवर्तियों में गुलजार ऐसे गीतकार हैं जिन्होंने उर्दू, हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी के साथ पूर्विया बोलियों में मन को मोह लेने वाले गीतों की रचना की है। बंदनी के मोरा गोरा रंग लैले मोहे श्याम रंग दे दे, कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना, यारा सिली सिली रात का ढलना और चप्पा चप्पा चरखा चले जैसे गीतों को रचकर उन्होंने भारत की साझा संस्कृति को मूर्तिमान कर दिया है। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि इसमें जो हमारे स्थानीय बोलियां हैं, स्थानीय भाषा हैं, उनमें भी रचनाएं की गई हैं और हिंदी और उर्दू में कभी भी भेदभाव नहीं किया गया है। अब देखिए इसका ऑप्शन 1 देखते हैं। यहाँ हिंदी कवियों और उर्दू शायरों को एक ही बिरादरी का माना जाता है। हमने इसको अच्छे से समझा है, बिल्कुल सही है। अब 2 नंबर देखिए, ये गीतकार उर्दू, तत्सम प्रधान हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में समान रूप से गीत लिखते हैं, बिल्कुल सही है। हमने भी गुलजार के उदाहरण से इसको समझा है। और तीसरा नंबर देखिए कि इन गीतकारों में प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं है, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा है प्रतिस्पर्धा के बारे में। इसमें क्या है, केवल इसका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सही हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बोलता है कि उपयुक्त गद्यांश में हिंदी फिल्मी गीतों की किस विशिष्टता पर सर्वाधिक बल दिया गया है। ये जो गद्यांश उसके बचे हुए भाग को पढ़ते हैं उसमें इसका उत्तर है कि वस्तुतः भारत में बनने वाली फिल्मों में आने वाले गीत उसे विश्व सिनेमा में एक अलग पहचान देते हैं। ये गीत सही मायने में भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को अभिव्यक्त करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बता रहा है कि भारत के जो गीत हैं वो जो हमारी संस्कृति की खूबसूरती है उसको एक्सप्रेस करते हैं। अब इसके ऑप्शन देखते हैं।
तो ऑप्शन ए है कि ये गीत कलात्मक श्रेष्ठता को अभिव्यक्त करते हैं, तो ये तो हमने नहीं पढ़ा है। बी है ये गीत सांप्रदायिक सद्भाव को अभिव्यक्त करते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये गीत पारस्परिक प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं, ये भी ऑप्शन हमने नहीं पढ़ा है। निश्चित तौर पर इसका ऑप्शन डी होगा। ये गीत सांस्कृतिक खूबसूरती को अभिव्यक्त करते हैं, हमने अभी पढ़ा है कि ये गीत जो है ना वो सांस्कृतिक खूबसूरती को अभिव्यक्त करते हैं, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अभी आपने देखा कि कैसे हमने प्रश्नों के आधार पर गद्यांश को पढ़ते पढ़ते ही हल कर लिया है। अब इसमें प्रश्न 2 जो है अपठित काव्यांश के ऊपर है। इसमें भी वही ट्रिक लगाएंगे कि सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। इसमें का प्रश्न का है कि हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं से आशा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। देखिए लिखा है कि हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं, भरी थकन में सोते फिर भी उठते बड़े सवेरे हैं। तो देखिए यहाँ पे कमेरे का क्या मतलब निकल रहा है कि काम करने वाले, मेहनत करने वाले। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो किसान होते हैं वो धरती के बेटे होते हैं और बहुत मेहनती होते हैं। काम करते करते भले ही थकान में वो सोते हैं, लेकिन वो बड़े जल्दी बड़े सवेरे उठ जाते हैं। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है कि हम धरती के बहुत परिश्रमी बेटे हैं, बिल्कुल यही ऑप्शन सही है, हमने पढ़ा है। बाकी जो ऑप्शन देखिए कि बी है हम धरती के बहुत आलसी बेटे हैं, ये तो गलत है। सी है हम धरती के बहुत बुद्धिमान बेटे हैं, ये भी गलत है। और डी है हम धरती के बहुत अज्ञानी बेटे हैं, ये भी गलत है। हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं, इसका मतलब हो रहा है ऑप्शन ए कि हम धरती के बहुत परिश्रमी बेटे हैं। अब इसका ख को पढ़ते हैं कि कवि ने किसानों को फसलों का रसिया क्यों कहा है। ठीक है, अब ये फसलों के रसिया का मतलब को समझने के लिए हमको आगे पढ़ना होगा। इसको पढ़ेंगे कि धरती की सेवा करते हैं, कभी न मेहनत से डरते हैं, लू हो चाहे ठंड सयानी, चाहे झरझर बरसे पानी, ये तो मौसम है हमने तूफानों के मुंह फेरे हैं, खेत लगे हैं अपने घर से, हमको गरज नहीं दफ्तर से, दूर शहर से रहने वाले सीधे साधे भोले भाले, रखवाले अपने खेतों के जिनमें बीज बिखेरे हैं, हाथों में लेकर हल हंसिया, गाते नहीं फसल के रसिया। देखिए यहाँ पे जो रसिया शब्द का उपयोग किया गया है, धरती को साड़ी पहनाते, दूर दूर तक भूख मिटाते, मुट्ठी पर दानों को रखकर कहते हैं बहु तेरे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो रसिया का मतलब क्या निकल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हल के द्वारा, हंसिया के द्वारा, और धरती को अनाज से पाट देते हैं, या धरती के ऊपर अनाज का एक कवर या साड़ी वो लोग उगाते हैं या लगाते हैं, जिस कारण से दूर दूर तक भूख जो है ना मिट जाता है। तो यहाँ पे फसल के रसिया, रसिया का मतलब होता है लगाव रखने वाला, प्रेम करने वाला। अब इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो इसमें ऑप्शन ए है कि किसान फसलों को उगाते हैं। तो देखिए फसलों का रसिया का मतलब फसलों को उगाना नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए गलत होगा। बी है कि किसान फसलों को काटते हैं, तो रसिया का मतलब जैसे मैंने समझाया प्रेम करने वाला होता है, ये भी नहीं होगा। और सी है कि किसान फसलों से प्रेम करते हैं, बिल्कुल यही ऑप्शन सही है, क्योंकि फसलों का रसिया का मतलब होता है प्रेम करने वाला, चाहने वाला। तो किसान जो है ना वो फसल से प्रेम करते हैं। और इसका ऑप्शन डी जो है कि किसान फसलों को बेच देते हैं, ये भी नहीं होगा। इसके बाद देखिए ग है कि किसान धरती की सेवा खालिस्तान करते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि खेतों में फसल उगाकर। बी बोलता है सर्दी गर्मी बरसात सहकर। और सी है बिना विश्राम परिश्रम कर। और डी है खेतों के पास घर बनाकर। अब देखिए किसान जो है ना धरती की सेवा कैसे करते हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है कि धरती की सेवा करते हैं, कभी ना मेहनत से डरते हैं। तो इन पंक्तियों को पढ़ने पे हमको पता चल रहा है कि किसान जो धरती की सेवा करते हैं उसका उद्देश्य होता है फसल उगाना, अनाज उगाना। वो फसल उगाकर, अनाज उगाकर धरती की सेवा को करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो ऑप्शन ए है कि खेतों में फसल उगाकर, यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इन काव्य पंक्तियों का उद्देश्य ही किसान के उस परिश्रम को दिखाना है जिसके द्वारा वो खेतों पे फसल उगाते हैं। और बी है सर्दी गर्मी बरसात सहकर। तो ये किसान के अनुसार धरती की सेवा नहीं है, और बिना विश्राम परिश्रम कर, ये भी नहीं है। और खेतों के पास घर बनाकर, ये भी धरती की सेवा नहीं है। उसके बाद ऑप्शन घ देखिए, ये कथन कर्ण वाला प्रश्न है। इसमें ऑप्शन ए बोल रहा है कि हमारे घर खेतों के पास स्थित होते हैं, और दूसरा इसमें रीजन बता रहा है कि हमारा घर शहरों से दूर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग अच्छे से समझें तो क्या लिखा हुआ है
खेत लगे हैं अपने घर से, हमको गरज नहीं दफ्तर से, दूर शहर से रहने वाले। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि शहर से वो दूर भले ही रहते हैं, लेकिन शहर से दूर रहने का कारण ये नहीं है कि उनका घर जो है ना वो खेतों के पास में हो। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि वो शहर से दूर रह रहे हैं तो उन्होंने अपना घर खेतों के पास बना लिया है। खेतों के पास इसलिए रहते हैं ताकि वो खेतों की रखवाली कर सकें और खेतों में अनाज को अच्छे ढंग से उगा सकें। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि कथन और कारण तो दोनों सही है, लेकिन जो कारण है ना वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो जो कथन कारण वाले प्रश्न है ना उसको काफ़ी ध्यान से आपको समझना है और आपको कमेंट करके बताना है कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका ऑप्शन डी जो है ना वो करेक्ट होगा कि कथन और कारण है ना, एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन जो रीजन है ना वो जो एसर्शन है उसकी सही व्याख्या नहीं है। 5th नंबर क्वेश्चन है कि हम किसानों ने धरती को फसलों के आवरण से ढक दिया है, कविता की पंक्ति का आशा है। तो यहाँ पे देखिए जो कवि हैं वो फसल के आवरण की तुलना महिलाओं के साड़ी पहनने से कर रहे हैं। जिस प्रकार से महिलाएं काफ़ी खूबसूरती से साड़ी पहनती हैं जिससे उनकी सुंदरता में चार चांद लग जाता है, उसी प्रकार से किसान भी धरती पे जब फसल का आवरण लगाते हैं तो वो बिल्कुल साड़ी पहनाने जैसा है। तो इसका ऑप्शन है देखिए कि तूफानों के मुंह फेरे हैं, ये तो नहीं होगा, फसलों के आवरण से इसका कोई संबंध नहीं है। रखवाले अपने खेतों के, ये भी नहीं होगा। लेकिन इसका ऑप्शन सी देखिए कि धरती को साड़ी पहनाते, बिल्कुल यही होगा कि फसलों के आवरण की तुलना यहाँ पे धरती को साड़ी पहनाने से किया गया है। और डी है दूर दूर तक भूख मिटाते, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। प्रश्न 3 देखिए, वाक्य पे आधारित प्रश्न है। बोलता है कि निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। ठीक है, 5 MCQ में 4 के आंसर हमको देना है, वाक्य के ऊपर आधारित है। अब वाक्य को हम लोग अगर अच्छे से समझें तो इसके सारे क्वेश्चन, चाहे इस टाइप के क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आपसे काफ़ी यूजी में बन जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वाक्य में कौन से ट्रिक को यूज करें जिससे कोई भी गलती हमसे ना हो। सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। इसमें कोई भी उपवाक्य यानी कोई और वाक्य इससे जुड़ा नहीं होता है। ठीक है, जहाँ पे भी आपको एक क्रिया मिल जाए वहाँ पे समझ लीजिएगा कि वो वाक्य जो है ना सरल वाक्य है। उसके बाद संयुक्त वाक्य के लिए देखिए इसमें योजक शब्दों का उपयोग होता है, जैसे कि इसको आप याद कर लीजिएगा या बार बार लिख लिख के अभ्यास करिएगा। या, वा, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं आदि जो शब्द हैं ना ये हमेशा दो वाक्यों को जोड़ते हैं। संयुक्त वाक्यों को पहचानने का एक और तरीका है कि दोनों वाक्यों को पढ़िए। अगर दोनों वाक्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं हो रहे हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, तो संयुक्त वाक्य होंगे। इसके बाद देखिए मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में याद रखिएगा कि एक प्रधान वाक्य होता है, माने दो वाक्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। अगर आप वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको निर्भरता पता चल जाता है। वो मिश्र वाक्य को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन एक शॉर्टकट ट्रिक है कि जिसमें छोटा की, उतना, जो, वैसा, क्योंकि, वहाँ, जब, जहाँ, वहाँ, इधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, है ना, ये सब हों तो मिश्रित वाक्य होगा। और इसमें एक और ट्रिक बता रहा हूँ, जहाँ पे ज से शुरू होने वाले शब्द हों, ज से, याद रखिएगा। अगर ज हमको दिख रहा है तो 100% वो मिश्र वाक्य होगा। और यहाँ पे छोटा की को भी याद रखिएगा, ये भी कई बार उपयोग होता है कि छोटा की अगर दिखा तो वहाँ पे वो मिश्र वाक्य होगा। बाकी जो मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं शब्द, इनको आपको ध्यान में रखना है कि किस में मिश्र वाक्य होगा और किस में संयुक्त वाक्य होगा। अब चलिए इतना करने के बाद बड़ा आसानी से आप देखेंगे कि वाक्य संबंधित कोई भी क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। अब इसमें क्या देखिए, रसूलन और बतुलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। तो देखिए सबसे पहले ये वाक्य कौन से कैटेगरी में आ रहा है, तो अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो इसमें क्या लिखा है कि रसूलन और बतुलन जब गाती हैं। अगर इसको हम एक वाक्य के रूप में पढ़ें तो हमको पता चलेगा जब गाती हैं तो क्या होता है ना। ये वाक्य अपने आप में पूर्ण नहीं है, तब क्या होता है कि अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। तो ये एक तरीका हो गया कि मिश्र वाक्य है इसको पहचानने का। दूसरा मैंने जो ट्रिक आपको बताया है कि इसमें देखिए ज से शुरू होने वाला एक शब्द है जब। अगर यहाँ ज से शुरू होने वाला एक शब्द है जब, तो 100% मिश्र वाक्य है। अब इसका सरल वाक्य जो बनाएंगे उसमें जैसे मैंने बताया है कि एक ही कर्ता होगा, ठीक है, और एक ही क्रिया होगा। इसका ऑप्शन है देखिए रसूलन और बतुलन, ठीक है, एक कर्ता हो गया कि गायन से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। यहाँ पे देखिए मिलती है, एक ही क्रिया है।
उसके बाद ब देखिए कि रसूलन और बतूलन जैसे ही गाती हैं अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। ये तो मिश्र वाक्य है क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ज का प्रयोग हुआ है। उसके बाद सी देखिए, रसूलन और बतूलन गाती हैं और अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। यहाँ पे योजक शब्द और का उपयोग हुआ है। ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। और इसका डी देखिए, रसूलन और बतूलन के गीतों से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गीतों का उपयोग किया है। गीत माने होता है लिरिक्स, है ना, जबकि यहाँ पे गाती हैं माने वो सिंगिंग करती हैं। तो इसी कारण से क्या होगा, इसका ऑप्शन है करेक्ट होगा, क्योंकि गाने का मतलब है गायन, न कि गीत। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि दोनों के दोनों ये सरल वाक्य हैं। तो इसका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। इस मिश्रित वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा। तो सबसे पहले ये जानिए कि मिश्रित वाक्य क्यों है। तो देखिए मैंने जैसे ट्रिक बताया आपको, यहाँ पे जैसे शुरू होने वाला एक शब्द है जब, जिसके कारण मिश्रित वाक्य है। और आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जब हवलदार साहब उधर से गुजरे, इसके बाद फिर प्रश्न उठता है कि क्या हुआ उसके बाद, माने वाक्यों का एक दूसरे पर निर्भरता है। तो इसका हमको संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। तो संयुक्त वाक्य सबसे ईजी होता है, जैसे कि मैंने बताया उसमें योजक शब्द होते हैं। तो एक एक करके समझते हैं। ये देखिए ऑप्शन ए क्या बोलता है कि जैसे ही दूसरी बार हवलदार साहब उधर से गुजरे उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ठीक है, यहाँ पे ज का प्रयोग हुआ है। तो मिश्रित वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य नहीं होगा, वाक्यों की निर्भरता है। भी देखिए दूसरी बार उधर से गुजरते समय हवलदार साहब को मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। देखिए यहाँ पे दिखना एक ही क्रिया है, और दूसरी बार उधर से गुजरते समय हवलदार साहब को यहाँ पे एक ही करता है। इसलिए जो भी ऑप्शन है ना वो सरल वाक्य है। इसका तीसरा ऑप्शन देखिए, दूसरी बार हवलदार साहब उधर से गुजरे और उनको मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ठीक है, तो देखिए इस वाक्य को एक बार पढ़िए आप कि दूसरी बार हवलदार साहब उधर से गुजरे। ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है। और दूसरा देखिए उनको मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, ये भी पूर्ण वाक्य है। और जो मैंने आपको बताया था संयुक्त वाक्य के योजक शब्दों को, जिसको आपको याद करना है, इसमें और योजक शब्द जो है ना इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। तो इसका ऑप्शन सी ही संयुक्त वाक्य होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। ठीक है, और डी ऑप्शन को देखिए कि जब भी हवलदार साहब उधर से गुजरते हैं मूर्ति में अंतर दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए ज का प्रयोग हुआ है, ये तो मिश्रित वाक्य होगा, वाक्यों की इसमें निर्भरता है। इसीलिए इसका ऑप्शन सी जो है ना वो करेक्ट होगा कि दूसरी बार हवलदार साहब उधर से गुजरे और उनको मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। इसके बाद ग नंबर देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इसका ट्रिक मैंने आपको बताया है। ये देखिए, ये बोलता है कि अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे। ठीक, तो इसमें देखिए एक ही क्रिया एक ही करता है, तो ये क्या होगा, सरल वाक्य होगा। ये तो मिश्रित वाक्य नहीं है। भी देखिए, हुड़दंग तो इतना मचाया कि कॉलेज वालों को थर्ड ईयर भी खोलना पड़ा। तो मैंने दूसरा ट्रिक आपको बताया है, छोटा की। यहाँ पे देखिए छोटा की का प्रयोग किया गया है, और साथ ही साथ दोनों वाक्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं कि हुड़दंग मचाने पर कॉलेज वालों ने थर्ड ईयर को खोला। और यहाँ पे छोटा की है, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है, सी देखिए कि हमने हुड़दंग मचाया और कॉलेज वालों ने थर्ड ईयर खोल दिया। यहाँ पे और का प्रयोग हुआ है, तो संयुक्त वाक्य है। हमको पूछ रहा है मिश्रित वाक्य। और डी देखिए, क्योंकि इसमें बी और डी में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो डी को ध्यान से देखिएगा कि हुड़दंग मचाने के कारण, यहाँ पे के कारण है ना, याद रखिएगा के कारण जो है वो मिश्रित वाक्य के पहचान में नहीं आता है। कॉलेज वालों को थर्ड ईयर भी खोलना पड़ा। ठीक, ये समझ में आ गया। प्रश्न घ बोलता है कि निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, अब इसमें हमको संयुक्त वाक्यों को पहचानना है। ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। पहला इसमें का जो ऑप्शन है वो है कि असफल होने पर शोक करना व्यर्थ है। ठीक, अब देखिए ये कौन से कैटेगरी का वाक्य है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें क्या बोलता है कि असफल होने पर, माने ये देखिए ये वाक्य जो है ना पूर्ण नहीं है, कि अगर असफल कोई हो रहा है तो क्या होगा, शोक करना व्यर्थ है। और इसमें दो क्रिया हैं, होना और करना, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। इसीलिए जो है ना मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य नहीं है। दूसरा नंबर देखिए कि मैं एक दिन अमेरिका जाऊंगी तथा अपना शेष जीवन वहीं बिताऊंगी। यहाँ पे तथा जो एक योजक शब्द है उसका उपयोग किया गया है, जिसके कारण ये क्या होगा, ये संयुक्त वाक्य होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको हम अच्छे समझ चुके हैं।
थर्ड नंबर देखिए, जैसे ही रमेश आया वैसे ही मोहन चल दिया। यहाँ पे देखिए जैसे ही ज का उपयोग किया गया है। मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे भी ज से आने वाला शब्द हो वो मिश्र वाक्य होगा। तो जो थर्ड ऑप्शन है भी संयुक्त वाक्य नहीं होगा। फोर्थ नंबर देखिए कि विद्यार्थी परिश्रमी है, वह अवश्य सफल होगा। इन वाक्यों को अलग अलग पढ़िए। विद्यार्थी परिश्रमी है अपने आप में पूर्ण वाक्य है, वह अवश्य सफल होगा ये भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है और ये कामा के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चूंकि दोनों पूर्ण वाक्य हैं, दोनों की एक दूसरे के ऊपर निर्भरता नहीं है, तो जो चौथा है ना, ये भी संयुक्त वाक्य होगा। याद रखिएगा, आपको वाक्य को पढ़ के भी जज करना है कि वो संयुक्त है कि मिश्र है। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ना, उसमें ऑप्शन 2 और 4 ये संयुक्त वाक्य होंगे। इसका ऑप्शन डी जो है ना वो करेक्ट होगा कि 2 और 4 सही हैं। इसमें जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। ठीक है, इसमें पहला जो है कि सुरेश के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए। तो इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इसमें पता चलता है कि एक ही करता है कि सुरेश के आ जाने से एक कर्ता हो जाएगा और होना यहाँ पे क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कर्ता है और एक क्रिया है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सरल वाक्य होगा। तो सुरेश के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए, सरल वाक्य की श्रेणी में आ जाएगा। दूसरा देखिए, मैं युवा थी और शीला अग्रवाल की जो सीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। इसमें और का प्रयोग हुआ है, तो 100% संयुक्त वाक्य है। थर्ड नंबर देखिए, कुछ लोग इसलिए दान करते हैं कि उनका नाम हो। मैंने आपको बताया है जो की छोटा की होता है ना, ट्रिक है मिश्र वाक्य को पहचानने का। और आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कुछ लोग इसलिए दान करते हैं। किस लिए दान करते हैं? ताकि उनका नाम हो। ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो जो पहला है वो सरल वाक्य है, तो फर्स्ट का सेकंड। दूसरा जो है संयुक्त वाक्य है, सेकंड का थर्ड। और जो थर्ड है वो मिश्र वाक्य है, तो थर्ड का फिफ्थ। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आशा करता हूँ ये जो वाक्य को मैंने आपको समझाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न 4 जो है ना वो वाक्य के ऊपर आधारित है। वाक्य का मतलब होता है वॉइस। इसमें 5 क्वेश्चन है जिसमें का 4 का आंसर हमको देना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे कि वाक्य के ऊपर जो प्रश्न होते हैं उनको 100% कैसे अच्छे से सॉल्व करें। इसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स आपको दूंगा, जिसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे काफ़ी जीवे में बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले उसको समझते हैं, फिर सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। देखिए, वाक्य में सबसे पहले हम लोग कर्तरी वाक्य को समझेंगे। कर्तरी वाक्य में ये जो क्रिया है ना वो कर्ता के ऊपर आश्रित होता है। इसमें क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकता है। सकर्मक क्रिया किसमें बोलते हैं? जिसमें कर्म हो। जैसे उदाहरण के लिए राम खाना खाता है, तो राम जो खाना हो गया ना वो कर्म हो गया, और राम खाता है वो अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, तो जिसमें कर्म हो वो सकर्मक हो गया, माने ट्रांजिटिव हो गया, और जिसमें कर्म नहीं होगा वो इनट्रांजिटिव हो गया। इसके बाद जो कर्मवाच्य है, तो जैसे कि मैंने समझाया कि जैसे एक और उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि राम आम खाता है। आम क्या है? कर्म है उसका। तो जिसमें कर्म की प्रधानता हो, जिसमें कर्म प्रमुख हो, अर्थात जिसमें सकर्मक क्रिया हो या ट्रांजिटिव वर्ब हो, वो जो है ना कर्मवाच्य होगा। इसका ट्रिक क्या है? इसको आपको याद करना है। जिसमें भी कर्मवाच्य होगा या जिसको हमको कर्मवाच्य बनाना होगा उसको से, को, द्वारा और के द्वारा ये जो है ना उसमें हमको दिख जाएगा, या इसको जोड़ के हम लोग कर्मवाच्य बनाएंगे। उसके बाद देखिए भाववाच्य। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। सबसे आसान भाववाच्य होता है जब वाक्य को पढ़ते हैं तो उसमें एक भाव का आभास हो तो वो भाववाच्य होगा। इसमें जो क्रिया है ना वो अकर्मक होती है, इनट्रांजिटिव होती है। इसको पहचानने का तरीका क्या है कि इसमें ना तो कर्ता की प्रधानता होगी, ना सब्जेक्ट मेन होगा और ना ही कर्म मेन होगा, बल्कि क्रिया का जो भाव है, जो सेंस है, वही प्रधान होगा। तो इसको भाववाच्य बोलते हैं। इसका ट्रिक क्या है कि इसमें अगर अपन प्रश्न करें, नहीं या अनुमति देखें, तो हमको भाववाच्य मिल जाता है। तो इनको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो मान के चलिएगा कि वाक्य में आपको एक भी गलती नहीं होगा। अब चलिए प्रश्नों को हल करके हम देखते हैं कि इनको हम कैसे यूज करें। अब इसमें प्रश्न का देखिए, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। ठीक है, इसको हमको कर्मवाच्य में बदलना है। तो जैसे कि हमने कर्मवाच्य के ट्रिक से समझा है कि कर्मवाच्य में बदलने के लिए हमको जो सब्जेक्ट है, जो करता है, उसके बाद द्वारा का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए ए और बी दोनों में द्वारा का उपयोग हुआ है।
ए को देखते हैं कि बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता था। इसमें देखिए था है, और दूसरा भी सेम टाइप का वाक्य है, इसमें लिखा है कि बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता है, इसमें है। तो देखिए नेचुरली क्या होगा, इसमें था होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है पास्ट टेंस में है, तो इसका जब वाक्य बदलेगा तब भी ये पास्ट टेंस में होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन सी देखिए कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते हैं, ठीक है, ये भी हैं, और यहाँ पे को है, द्वारा नहीं है। उसके बाद बाल गोविंद भगत से कबीर को साहब माना जाता है, ये भी है। तो ये जो है ना पास्ट टेंस में केवल ए है, इसीलिए इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता था, ठीक। उसके बाद ख देखिए, बोलता है कि भोर में लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना गया, ठीक है। इस वाक्य को 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि इसमें एक भाव है कि सुबह सुबह लोग जो है ना बाल गोविंद भगत के गीत को सुना करते थे, लेकिन उस दिन सुबह या भोर को वो लोग गीत को नहीं सुन पाए, तो इसी कारण से इसमें भाववाच्य हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा, भाववाच्य, ठीक है। तो भाववाच्य को जानने के लिए आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद अगर कोई भाव प्रकट हो रहा है जैसे कि इसमें हो रहा है तो भाववाच्य होगा। इसके बाद ग देखिए कि धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें एक ही क्रिया है, उछलना, और बच्चे जो है ना उछल रहे हैं, ऐसा है। और धान के पानी भरे खेतों में, ठीक है, तो धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, तो इसमें क्या है, हमको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये जो है ना ये कर्तृवाच्य होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसका कारण क्या है कि जैसे हम समझ चुके हैं कि इसमें जो कर्ता है वो यहाँ से यहाँ तक है। देखिए धान के पानी भरे खेतों में बच्चे, ये पूरा का पूरा कर्ता का रोल को अदा कर रहा है, और उछल रहे हैं ये वाक्य का दूसरा भाग है, ठीक है। तो ये जो है ना कर्तृवाच्य हो जाएगा, क्योंकि क्रिया जो है उछलना जो है वो धान के पानी भरे खेतों में बच्चे, इसके ऊपर ये निर्भर कर रहा है। इसके बाद देखिए इसका जो 4th नंबर क्वेश्चन है, इसमें भाववाचक उदाहरण है, ये पूछ रहा है। इसमें पहला बोलता है कि माता जी मिठाई बना सकती हैं, ठीक। तो माता जी मिठाई बना सकती हैं, ये क्या होगा, भाववाच्य होगा क्या। इसको 1-2 बार पढ़िए। माता जी मिठाई बना सकती हैं, इसमें किसी प्रकार का भाव का एहसास नहीं हो रहा है, इसीलिए भाववाच्य नहीं होगा। दूसरा देखिए मुझसे बैठा नहीं जाता, देखिए बैठा नहीं जाना एक भाव को बता रहा है, तो ये क्या होगा, भाववाच्य होगा, इसका 2 सही होगा। तीसरा देखिए भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, देखिए इसमें भी की जाती है, किसी प्रकार का भाव प्रकट नहीं हो रहा है, ते भी नहीं होगा। और गर्मियों में छत पर सोया जाता है, देखिए गर्मियों में छत पर सोया जाता है, एक भाव को प्रकट कर रहा है कि गर्मियों में हम लोग छत पे सोते हैं, इस भाव को प्रकट कर रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 2 और 4 सही हैं। इसके बाद इसमें 5th नंबर को देखिए, जो कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाने वाला है, मैच द कॉलम टाइप का है। इसमें कॉलम पहला है कि गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, ठीक है। तो बताइए कौन सा वाच्य है, तो ये जो है ना कर्तृवाच्य है। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कर्तृवाच्य में एक ही क्रिया है, नहाना, और ये जो है ना कर्ता के ऊपर आश्रित है कि गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, ठीक है। तो पहले का सेकंड हो जाएगा। गोपाल से पत्र लिखा जाता है, तो ये जो है ना कर्मवाच्य होगा, जैसे कि मैंने बताया है कि से, के द्वारा, अगर जहाँ पे भी हो कर्मवाच्य होता है तो दूसरा का थर्ड हो जाएगा। और तीसरा देखिए धूप में चला नहीं जाता, देखिए इसमें एक भाव है कि धूप में चला नहीं जाना एक भाव को बता रहा है, तो थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का थर्ड, और थर्ड का फर्स्ट, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वाच्य के प्रश्नों को कैसे हल करें ताकि कोई भी प्रकार की गलती ना हो और पूरे मार्क्स हमको मिले। इसमें प्रश्न 5 जो है वो पद परिचय के ऊपर है। इसमें भी 5 MCQ क्वेश्चन में से 4 हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पद परिचय से जुड़ी हुई मेन बातों को समझते हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है ना हमसे अच्छे से बन जाए। देखिए पद परिचय में हमको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण कम से कम 5 चीज़ों को अच्छे से जानना है। इनके क्या क्या भेद होते हैं, इनका लिंग वचन कारक के साथ क्या संबंध है, जैसे सर्वनाम में वो कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है, मध्यम पुरुष है,
उसी प्रकार से विशेषण में उसका विशेष्य क्या क्या होता है। और क्रिया में देखिए, क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिया में क्रिया का काल हो गया, आपका लिंग हो गया, वचन हो गया, पुरुष हो गया, धातु कर्म कर्ता, इनका अभ्यास अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमको पद परिचय में कोई खास दिक्कत नहीं होगा। और क्रिया विशेषण में जिसमें क्रिया का कोई विशेषता है उसको बताया जाता है, तो उसको हमको ध्यान में रखना है। बाकी जो समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है और विस्मयादि बोधक है, ये तो जनरली हम देख के समझ ही जाते हैं। इसमें आपको कारक से जुड़े हुए जो चिन्ह हैं वो भी याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार कारक से जुड़े हुए जो चिन्ह होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कर्ता का ने है, कर्म का को है, करण का से द्वारा है, संप्रदान का को के लिए, अपादान का से अलग होने के दृष्टि से है, संबंध कारक का की के, ना नी ने रा री रे, ठीक है। अधिकरण कारक में मैं पर और संबोधन कारक का हे अरे अजी। तो देखिए, आप इस सब चीज़ों को देख के घबराइए मत, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिससे काफ़ी इजी वे में आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए, इसमें प्रश्न क है, हम देहरादून घूमने गए। इसमें हम का जो कि रेखांकित है यहाँ पे, उसका पद परिचय हमको देना है। तो हम क्या है, सर्वनाम है ना, ये तो संज्ञा है नहीं, क्योंकि संज्ञा तो कोई नाम होता है। मैं और हम प्रथम पुरुष में आते हैं, तो ये प्रथम पुरुष होगा। उसके बाद पुल्लिंग है ना, क्योंकि यहाँ पे घूमने गए बोल रहा है। बहुवचन है, अगर मैं रहता तो एक वचन होता, और हम यहाँ पे करता है, ठीक है। इस कारण से क्या होगा, ये जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि हम जो है सर्वनाम है, प्रथम पुरुष है, पुल्लिंग है, बहुवचन है और करता है। इसमें ख है, शशि 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इसमें 10वीं का हमको पद परिचय देना है। तो देखिए, 10वीं यहाँ पे क्या है, विशेषण है, क्योंकि ये कक्षा की विशेषता को बता रहा है। 10वीं एक संख्या है, तो संख्यावाचक है। और यहाँ पे देखिए पढ़ती है लिखा है, क्रिया जो है स्त्रीलिंग में है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा इसका। शशि एक जन है तो एक वचन हो जाएगा। और यहाँ पे कक्षा जो है ना वो विशेष्य है, क्योंकि 10वीं जो है ना वो कक्षा की विशेषता को बता रहा है। इसी कारण से इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए, ये तो परिमाणवाचक है नहीं, ना ही ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। पढ़ना तो चलिए क्रिया है, सही है, लेकिन बी इसका नहीं होगा। उसी प्रकार से ये विशेषण तो है लेकिन गुणवाचक विशेषण नहीं है। स्त्रीलिंग भी यहाँ पे सही है, एक वचन भी सही है और कक्षा विशेष्य भी सही है, लेकिन गुणवाचक विशेषण ये नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन सी भी नहीं होगा। इसी प्रकार डी देखिए, विशेषण है, संख्यावाचक है, स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पे देखिए बहुवचन नहीं है, एक वचन है, इसीलिए ऑप्शन डी भी इसका नहीं होगा। प्रश्न ग है, वह स्कूल से अभी अभी आया है, रेखांकित पद का परिचय है। इसमें स्कूल से का पद परिचय हमको देना है। तो स्कूल क्या है, एक संज्ञा है, और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है बल्कि जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे देखिए वह एक वचन है और पुल्लिंग भी है, लेकिन ये करण कारक नहीं है। करण कारक तब रहता जब वो स्कूल से में से ऐसा रहता जो स्कूल के साथ में जुड़ाव को बताता, ठीक है। जबकि ये अलगाव को बता रहा है। यहाँ पे से लिखने का उद्देश्य स्कूल से अलग होना है, इसीलिए अपादान कारक होगा। तो इसमें इसका लास्ट ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा कि एक संज्ञा है, जातिवाचक है, एक वचन है, पुल्लिंग है और अपादान कारक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद घ नंबर देखिए, वह मेरी बात पर बहुत हंसा, ठीक है। इसमें बहुत का हमको पद परिचय देना है। अब यहाँ पे हंसने की विशेषता बता रहा है बहुत, और हंसना क्या है, क्रिया है, तो ये क्रिया विशेषण है। ऊपर से ये परिमाणवाचक, क्योंकि बहुत मन एक प्रकार की मात्रा को बता रहा है, लेकिन वो अनकाउंटेबल है, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। और ये हंसना जो है ना, क्रिया जो है उसका ये विशेषण है, कौन, बहुत, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसको जो बाकी चीज़ें दिया हुआ है ये घुमाने के लिए दिया हुआ है कि जैसे इसमें विशेषण बोलता है, संख्यावाचक बोलता है, तो इसमें तो कोई संख्या है नहीं, तो बी वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। स्त्रीलिंग भी नहीं है, एक वचन सही है, और ये हंसना विशेष्य है, ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाकी जो बी सी डी ऑप्शन है ना वो इसके ऊपर बिल्कुल फिट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन देखिए कि योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है। इसमें संतान का हमको पद का परिचय देना है। तो देखिए, संतान क्या है, एक नाम है, ये संज्ञा है और ये जातिवाचक संज्ञा है, और यहाँ पे होती है ना, तो यहाँ पे क्रिया जो है स्त्रीलिंग में है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। और योग्य पिता की संतान, देखिए संतानें नहीं बोल रहा है, संतान बोल रहा है, तो एक वचन है। यहाँ पे इसका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा कि संज्ञा है, जातिवाचक है, स्त्रीलिंग है
और एक वचन है। बाकी देखिए ऑप्शन बी में स्त्रीलिंग बोलता है, ये तो सही है, एक वचन भी सही है, लेकिन ये व्यक्तिवाचक नहीं है संतान, ठीक है। सी में देखिए संज्ञा बोलता है, सही है, जातिवाचक भी सही है, लेकिन ये पुल्लिंग नहीं है, तो सी नहीं होगा। और डी में देखिए विशेषण बोलता है गुणवाचक, तो गुणवाचक विशेषण है ही नहीं। उसके बाद स्त्रीलिंग तो है, एक वचन भी है, लेकिन पिता जो है ना यहाँ पे विशेष्य नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 अलंकार के ऊपर है। इसमें भी 5 में से 4 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 4 ही अलंकार हैं आपके कोर्स में, चारों को अच्छे से समझ जाते हैं। उसके बाद अलंकार में एक भी नंबर आपका बिल्कुल नहीं कटेगा। देखिए अलंकार में अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक ये सब आपके कोर्स में नहीं है, ये पिछले क्लासों में आपने पढ़े हुए हैं। केवल 4 ही आपके कोर्स में हैं, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो श्लेष का मतलब होता है एक शब्द एक ही बार आ रहा है और हर बार उसका अलग अलग अर्थ होता है। तो चारों में श्लेष आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है, लेकिन श्लेष को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे ना, तो तुरंत समझ में आ जाता है कि एक अर्थ है कि यहाँ पे कई मीनिंग निकल रहे हैं। मैं अभी उदाहरण से आपको बताऊंगा। उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ईजी है, आपको इनको याद कर लेना है। मनहु मानो, जानो जनहु, ज्यों जनू, ठीक। ये शब्द जहाँ पे भी आएंगे ना, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार आपको तुरंत टिक लगा देना है। अतिशयोक्ति अलंकार भी बहुत ईजी है। इसमें किसी के गुण को, रूप सौंदर्य को, किसी भी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि उस पर विश्वास करना कठिन हो, मतलब इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का कोशिश किया जाता है। और मानवीकरण अलंकार भी बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें जैसे कोई नदी है, कोई भी प्राकृतिक चीज़ है, कोई भी नेचुरल चीज़ है, उसको हम मानव के व्यवहार के साथ या मानव के साथ तुलना करते हुए दिखाई देते हैं या तुलना करते हैं, तब होता है मानवीकरण अलंकार, ठीक है। तो इन चारों को अगर आप ध्यान से समझेंगे ना, तो अलंकार में कोई भी प्रकार का परेशानी आपको नहीं होगा। अब चलिए 5 क्वेश्चन में इन चीज़ों को यूज करते हैं। अब इसका पहला प्रश्न देखिए, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी में अलंकार है। देखिए हमने अभी समझा है, यहाँ पे ज्यों है, जहाँ पे भी ज्यों होगा वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, बाकी आपको देखना ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। ऐसे भी यमक और अनुप्रास आपके सिलेबस में नहीं है, श्लेष है, लेकिन यहाँ पे श्लेष नहीं है, क्योंकि हमने अच्छे से समझा है कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार वाला जो शब्द है वो है। अब इसमें ख देखिए, ख में बोल रहा है कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए फागुन महीने की बात को की गई है, इसीलिए आपको सारे के सारे जो आपके काव्य हैं उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। और फागुन महीने की बात इस प्रकार से की गई है कि जब फागुन महीना आता है उस समय जब हम सांस लेते हैं तो जो फागुन महीने की खुशबू है वो हमारे हृदय में भर जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मानवीकरण अलंकार होगा। और इसमें देखिए तीनों तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, उपमा, रूपक और यमक, तो ऐसे भी इसका मानवीकरण अलंकार ही इसका एक ऑप्शन बचता है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं देगा, वो जो आपके कोर्स में उसी को देगा, तो आपको समझ के जानना होगा कि ये कौन सा अलंकार है। इसमें प्रकृति की तुलना मानवीय गुणों से की गई है, इसीलिए मानवीकरण है। इसमें ग नंबर देखिए, उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पे मानव शब्द का उपयोग हुआ है और हम अच्छे समझ चुके हैं कि जहाँ पे भी मानव शब्द का उपयोग होगा वहाँ पे केवल एक ही अलंकार होगा, वह है उत्प्रेक्षा। तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए घ, निम्नलिखित में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये है बादल गरजो, बी है घेर घेर गगन धाराधर ओ, सी है ललित ललित काले घुंघराले, और डी है चित्रकूट जनु अचल अहेरी। देखिए यहाँ पे जनु का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो जनु के प्रयोग होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें 5th नंबर देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो शब्द है सुबरन, सुबरन मतलब इसके 3 मीनिंग निकलते हैं। एक होता है सोना, एक होता है सुंदर स्त्री, और एक होता है अच्छे शब्द, सुंदर शब्द, ठीक है। और तीनों का अगर तीनों का मीनिंग निकालेंगे तो ये निकलेगा कि सुंदर शब्द को कवि खोजता है, सुंदर स्त्री को व्यभिचारी खोजता है, और सोने को चोर खोजता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक शब्द में 3 अर्थ चिपके हुए हैं, तो इसी कारण से क्या होगा, ये श्लेष हो जाएगा। और उपमा, रूपक, यमक ये तो आपके कोर्स में है ही नहीं, भले ही इसमें ऑप्शन दिया हो लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं देगा। लेकिन याद रखिएगा, इसको अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चूंकि बाकी अलंकार नहीं है तो आपको ध्यान देना है कि श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि आपके में उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है और अतिशयोक्ति है। तो देखिए इसमें मानवीकरण नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, उत्प्रेक्षा नहीं है, तो ऑटोमेटिक आप एग्जाम में लगा सकते हैं कि इसमें श्लेष होगा, ठीक है। अब प्रश्न 7 जो है वो पठित गद्यांश के ऊपर आधारित MCQ टाइप के क्वेश्चन है। अब इसका ट्रिक देखिएगा, काफ़ी ईजी में आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बनेगा।
जैसे इसमें प्रश्न पहला है, प्रश्न को पढ़ के ही इसको हमको पढ़ना है ना, तो डबल डबल करना पड़ेगा कि जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है, देखिए कि जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। ठीक है, महत्व तो मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। अब इसको देखिए, इसमें ऑप्शन बोलता है कि जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, इसका मतलब क्या है? तो सीधा सा बात है कि जीप जो है ना कस्बे से आगे की ओर चलने लगी, कस्बे के बाद वो आगे जा रही है, इस संदर्भ में इसका अर्थ है। इसका ऑप्शन है देखिए कि जीप कस्बे से आगे की ओर बढ़ गई। ठीक है, बिल्कुल यही करेक्ट होगा। और इसमें बी बोलता है कि जीप कस्बे में रुक कर आगे बढ़ गई, लेकिन इस वाक्य का अर्थ जो है ना ऐसा नहीं निकल रहा है कि वो जीप जो है कस्बे में रुक कर आगे बढ़ी। सी है जीप कस्बे में रुक गई, ये भी नहीं है। और डी है जीप कस्बे में नहीं गई, ये भी नहीं है। उसके बाद का देखिए, हवलदार साहब किसके विषय में सोचते रहे, तो हमने अच्छे से समझा, यहाँ पे दिया हुआ है कि हवलदार साहब उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में दिया है मूर्ति के बारे में, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, है ना। नेताजी के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, चौराहे के बारे में नहीं सोचा, और नहीं कस्बे के बारे में सोचा। और इसका ग देखिए, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है, सियासा है। इसका सीधा मतलब है कि आजकल देशभक्त होना जो है ना वो मजाक का पात्र होना है, लोग आपके ऊपर हंसने लगते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए देखिए कि आजकल देशभक्त होना संभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। भी देखिए आजकल देशभक्त होना हास्यास्पद हो गया है, यही है कि लोग देशभक्त लोगों को हंसी का पात्र बनाते हैं। और सी है आजकल सभी देशभक्त हो गए हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। और डी है आजकल देशभक्ति की प्रासंगिकता नहीं है, ये भी गलत है। इसमें 4th नंबर का प्रश्न है कि दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि क्या अंतर दिखाई दिया। कि दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है, पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतूहल और बढ़ा, वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अब देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं, ये बोलता है कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था, तो ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। बी बोलता है कि मूर्ति पर पुराना चश्मा था, ये भी हमने नहीं पढ़ा। और सी बोलता है कि मूर्ति पर एक नया चश्मा था। ठीक है, तो जब जब हवलदार साहब उधर से गुजरते थे तो देखते थे कि मूर्ति पे हमेशा एक नया चश्मा होता था, इसीलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन है कि नेताजी का चश्मा पार्ट ए देशभक्ति के भाव पर व्यंग करता है। बिल्कुल नहीं, कोई व्यंग नहीं करता। ये व्यंग का मतलब होता है कटाक्ष करना, ताना मारना, तो यहाँ पे तो कहीं ताना वाला बात हमने पढ़ा ही नहीं है। बी है देशभक्ति की प्रासंगिकता पर सवाल उठाता है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे देशभक्ति की बातों को उल्लिखित किया गया है और एक आशात्मक और भविष्य के दृष्टिकोण से यहाँ पे बताया गया है। सी है देशभक्ति के महत्व को स्थापित करता है, ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे देशभक्ति के महत्व के लिए कुछ लिखा गया हो या बताया गया हो। और डी है देशभक्ति के प्रति उम्मीद जगाता है, बिल्कुल। वो जो सरकंडे का चश्मा था जो नेताजी की मूर्ति पे था, जिसको बच्चों ने बनाकर पहनाया था, वो इस बात की उम्मीद जगाता है कि आने वाला जो पीढ़ी है वो देशभक्त होने वाला है और देशभक्ति को समझता है। इसीलिए इसका ऑप्शन जो डी नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि देशभक्ति के प्रति उम्मीद जगाता है। इसमें प्रश्न 8 जो है वो बोलता है कि क्षितिज के गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। 2 MCQ क्वेश्चन के करेक्ट आंसर को यहाँ पे हमको लिखना है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो देखिए बाल गोविंद भगत के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमको किसी प्रकार का दिखावा नहीं करना चाहिए और बिना किसी दिखावा के, बिना किसी कर्म कांड के ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है देखिए कि आडंबर से दूर रहकर ईश्वर भक्ति करने की, बी कृषि आधारित जीवन व्यतीत करने की, सी सामाजिक रूढ़ियों का समर्थन करने की, और डी पूजा पाठ और यज्ञ आदि करने की। इसका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि आडंबर से दूर रहकर ईश्वर भक्ति करने की। इसमें दूसरा प्रश्न है अमरुद्दीन को रसूलन बाई और बतुलन बाई के घर वाला रास्ता क्यों पसंद था। तो देखिए हमको अच्छे से मालूम है कि अमरुद्दीन को संगीत से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, रुचि था, जिस कारण से उस रास्ते पे जाने पे उनको वहाँ पे संगीत सुनाई देता था, इस कारण से वो रास्ता उनको बहुत पसंद था। तो इसका ऑप्शन ये देखते हैं कि संगीत के प्रति असीम रुचि के कारण, बिल्कुल यही सही है। दूसरा बोलता है कि संगीत के प्रति अरुचि के कारण, अरुचि होता तो क्यों जाते वहाँ पे, वह छोटा रास्ता था, ये भी नहीं है। वह रास्ता साफ़ सुथरा था, इसका ऑप्शन डी भी ऐसा नहीं है।
यहाँ पे प्रश्न 9 जो है ना वो बोलता है कि निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो जो है ना पठित पद्यांश के ऊपर आधारित है, ये लिए गए है आपके पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। इसको पढ़ते हैं और समझते हैं क्योंकि इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनिसु महाभट मानी। तो यहाँ पे लखन जो है लक्ष्मण जी जो हैं वो हंसकर कोमलवाणी में बोल रहे हैं, मृदु माने कोमल, हे मुनिवर आपने अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझ लिया है। इसी कारण से आगे बोलते हैं लक्ष्मण जी की पुनी पुनी मोही दिखाऊ कुठारू चहत उड़ावन फूकी पहारू, कि आप बार बार ये जो कुल्हाड़ी है आपके हाथ में, जो परशुराम जी का फरसा है ना उसको यहाँ पे लक्ष्मण जी कुल्हाड़ी बोल रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं और आप फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं दे तजनी देखी हरी नहीं। तो यहाँ पे कुम्हड़े का जो छोटा फल है ना, छोटा फल यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे लक्ष्मण जी ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे आपसे डरने वाला आपसे मरने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कुम्हड़े का जो छोटा फल है ना वही तर्जनी माने जो हाथ की छोटी उंगली होती है उसको देखते ही मर जाता है। तो इस प्रकार का कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, ऐसा लक्ष्मण जी परशुराम जी को बोल रहे हैं। देखी कुठारू सरासर बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपका जो कुठार और धनुष बाण को देखकर मैंने आपको ऐसा अभिमान सहित कहा था। मैंने शुरू में इनको लग रहा था कि ये कोई क्षत्रिय होंगे, फिर आगे बताते हैं कि भृगुसुत समुझी जनेऊ विलोकी जो कछु कहू सह ऋष रोकी। तो यहाँ पे देखिए ये बता रहे हैं कि मैंने आपको भृगुवंशी समझकर, भृगुवंशी मैंने ब्राह्मण वंश का समझकर और यज्ञ करने वाला देख कर आप जो भी कह रहे हैं उसके बाद भी मैं अपने क्रोध को अपने गुस्से को रोक कर सह रहा हूँ। अब आगे यहाँ पे बोल रहे हैं कि सूर महिसूर हरिजन अरु गाई हमरे कुल इन पर न सुराई। तो लक्ष्मण जी बताते हैं कि जो देवता हैं ब्राह्मण हैं और जो भगवान के भक्त हैं और जो गाय हैं इनके ऊपर इनके कुल में वीरता दिखाने का या लड़ाई करने का परंपरा नहीं है। इसका कारण क्या बता रहे हैं, ये बताते हैं कि बधे पापू अपकी रीति हारें मारतों पा पर ही तुम्हारे, कि अगर उनको ये मारते हैं तो इनके ऊपर पाप आएगा और हारते हैं तो इनका अपयश होगा। इसीलिए अगर ये मारें भी, मतलब ये जो चारों हैं अगर इनको मारते भी हैं तो भी लक्ष्मण जी बताते हैं कि उनके पाँव पड़ना चाहिए, उनका पाँव पड़ना पड़ता है। तो देखिए इस प्रकार से अगर हम बारीकी से समझें तो प्रश्न जो है ना काफ़ी जीवन में हमसे बनेगा। पहला प्रश्न देखते हैं कि परशुराम बार बार अपना कुठार किसी और क्यों दिखा रहे हैं। ये तो बहुत ईजी है, ये है राम को भयभीत करने के लिए। तो परशुराम तो राम के साथ बहस करते ही नहीं है, तो ये कलेक्ट नहीं होगा। बी है लक्ष्मण को भयभीत करने के लिए, बिल्कुल यही सही है कि उनका जो संवाद है वो लक्ष्मण के साथ में है। और सी है विश्वामित्र को भयभीत करने के लिए, ते भी ऑप्शन नहीं होगा। और डी है महाराज जनक को भयभीत करने के लिए, ते भी ऑप्शन नहीं होगा। ख बोलता है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से किस पंक्ति से लक्ष्मण की शक्तिशाली होने का पता चलता है। तो देखिए लक्ष्मण के शक्तिशाली होने का पता चलता है जब लक्ष्मण बताते हैं कि यहाँ जो कुम्हड़ बतिया कोई नहीं है, मतलब कुम्हड़े के फल जैसा छोटा कोई नहीं है जो कि आपके तर्जनी की उंगली को देख के मर जाए। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं ते तर्जनी देखी मरी जाही। और बाकी जो तीनों है ना ये उनके वीरता के बारे में नहीं बता रहा है, क्योंकि ये कुछ और चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है जैसे कि हमने समझा। इसके बाद इसमें प्रश्न तीसरा है कि रघुकुल में किन किन के प्रति अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। तो हमने अच्छे से समझा है कि जो देवता है ब्राह्मण है और ईश्वर का भक्त है और जो गाय है, ठीक है, इनके ऊपर रघुकुल में वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको हम समझ चुके हैं ना, इसीलिए ऑप्शन ए हमको तुरंत मिल गया है। अगर नहीं समझे रहते तो हमको बार बार पढ़ना पड़ता या कन्फ्यूजन होता। इसके बाद घ देखिए, बेहिसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनिसु महाभट मानी, यह कथन खालिस्तान का उदाहरण है और इसमें रस पूछा गया है। तो देखिए यह जो है ना व्यंग किया गया है, यहाँ पे लक्ष्मण के द्वारा व्यंग किया जा रहा है। क्या व्यंग किया जा रहा है कि आप यानी लक्ष्मण यहाँ पे मृदुबानी में कटाक्ष करते हुए बोल रहे हैं कि हे मुनि आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, जबकि लक्ष्मण उनको योद्धा नहीं समझ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे व्यंग का उदाहरण है ये। इसके बाद 5th नंबर देखिए कि उपयुक्त पद्यांश में लक्ष्मण के चरित्र की कौन सी विशेषता उजागर होती है। तो देखिए लक्ष्मण जो है ना निर्भीक होकर अपना वीरता को यहाँ पे दिखा रहे हैं, बाकी राजा लोग वहाँ पे डरे हुए हैं, तो उनका वीरता का जो विशेषता है ना वो उजागर यहाँ पे हो रही है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा वीरता। इसमें प्रश्न 10 है कि पाठ्य पुस्तक में निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 2 प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो जिन कविताओं को हमने पढ़ा है उसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन है
इसमें पहला क्वेश्चन है कि दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को शिशु का धूल धूसरित शरीर प्रतीत होता है। तो देखिए इस कविता में शिशु का जो धूल धूसरित शरीर है वो कवि को सुंदर कमल के समान दिखाई देता है, क्योंकि कमल भी कीचड़ में खिलता है। तो इसका ऑप्शन है देखिए स्नान करवाने योग्य, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि वहाँ पे तो कविता में स्नान वाला कोई बात ही नहीं है। बी वस्त्र आभूषण से सजाने योग्य, ऐसा भी नहीं है। और डी देखिए मिट्टी से सने हुए पौधे के समान, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, खिले हुए सुंदर कमल के समान। तो मान लीजिए आप कविता भूल भी जाते हैं तो ऑप्शन को अच्छे से चेक करेंगे ना तो आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसका दूसरा प्रश्न है संगतकार पाठ के अनुसार संगतकार की मुख्य विशेषता क्या होती है। ए है उसकी मानवीयता, बी है उसकी कलात्मक श्रेष्ठता, सी है उसकी प्रतिभा प्रदर्शन की आकांक्षा और डी है उसकी आत्ममुग्धता। तो अगर आप हिंदी समझते हैं तो देखिए संगतकार जो है ना हेल्पर है, वो अपना कला या अपना आर्ट को वहाँ पे नहीं दिखाता, तो उसकी तो कोई इच्छा होती नहीं है क्योंकि वो जानते रहता है कि वो दूसरे के आर्ट को बढ़ा रहा है। तो इसका ऑप्शन बी जो है ना गलत होगा कि वो किसी प्रकार की कलात्मक श्रेष्ठता को वहाँ पे नहीं दिखाता। सी देखिए उसकी प्रतिभा प्रदर्शन की आकांक्षा, वो अपनी प्रतिभा को वहाँ पे प्रदर्शित भी नहीं करते रहता है क्योंकि वो दूसरे की प्रतिभा को आगे बढ़ाते रहता है। और डी है उसकी आत्ममुग्धता, आत्ममुग्धता का मतलब होता है खुद के ऊपर वो खुश होना चाहता है, ये भी नहीं है। तो इसका बी सी डी ऑप्शन जो है ना गलत होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, उसकी मानवीयता, वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ह्यूमैनिटी को शो करता है, दूसरे को हेल्प करता है। इसमें खंड ब जो है ना वर्णनात्मक प्रश्न के ऊपर है। इसमें प्रश्न 11 है कि गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो इसमें हमको शब्द सीमा का ध्यान रखना है, अगर ज़्यादा शब्दों में लिखेंगे तो गलतियाँ ज़्यादा होंगी और मार्क्स कट सकता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर में आपको मैं बताऊंगा कि शब्द सीमा में हम लोग उत्तर को कैसे लिखें। इसमें पहला प्रश्न है क्या आपको नवाब साहब का व्यवहार सामान्य लगा, क्यों? युक्ति युक्त उत्तर दीजिए। ठीक है, तो नवाब साहब का व्यवहार तो सामान्य नहीं था। अब चलिए देखते हैं कि इसके उत्तर में हम लोग कैसे लिखें ताकि शब्द सीमा में एक अच्छा उत्तर हम लिख पाएँ। इसके उत्तर में लिखेंगे नहीं, क्योंकि नवाब साहब द्वारा लेखक की उपेक्षा की गई, उनका खीरा छिलना, काटना और नमक मिर्च बुरकना आदि व्यवहार सामान्य नहीं था। अब इसका दूसरा प्रश्न है महानगरों की फ्लैट कल्चर और लेखिका मन्नू भंडारी के पड़ोस कल्चर में क्या अंतर दिखाई देता है, विचार करते हुए लिखिए। ठीक है, तो महानगर के जो फ्लैट कल्चर होते हैं उसमें लोग एक दूसरे से मतलब नहीं रखते, जबकि मन्नू भंडारी का जो पड़ोस कल्चर था उसमें लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ दिया करते थे। इन्हीं चीज़ों को इसके उत्तर में हमको शब्द सीमा के अंदर में लिखना है। अब इसके उत्तर में लिखेंगे महानगरों की फ्लैट कल्चर में अकेलापन, परस्पर अलगाव और कृत्रिम जीवन है, जबकि लेखिका मन्नू भंडारी के पड़ोस कल्चर में आपसी प्रेम, पारिवारिक जीवन और सरल जीवन है। इसका प्रश्न तीसरा है मंगल ध्वनि का क्या अभिप्राय है, और इसका दूसरा भाग है बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। देखिए मंगल ध्वनि का मतलब होता है कि शुभ अवसर पर बजाए जाने वाला संगीत जिसमें शहनाई शामिल है, क्योंकि शहनाई शादी और अन्य मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है और शहनाई के जो जादूगर हैं वो बिस्मिल्लाह खान हैं, इसीलिए उनको मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। तो देखिएगा इसके उत्तर को हम लोग कैसे लिखें। इसके उत्तर में लिखेंगे कि मांगलिक अवसरों पर बजाई जाने वाली शहनाई की ध्वनि को मंगल ध्वनि कहा गया है। सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक होने के कारण बिस्मिल्लाह खान को मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। इसमें चौथा प्रश्न है सच्चे अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, संस्कृति पाठ के आधार पर तर्क सहित लिखिए। तो देखिएगा इसके उत्तर में मैंने कोशिश किया है कि शब्द सीमा में संस्कृत व्यक्ति को कैसे लिखा जाए और साथ ही साथ तर्क कैसे दिया जाए। अब देखिए इसका उत्तर हम लोग लिख रहे हैं कि अपनी बुद्धि और क्षमता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति को सच्चे अर्थों में संस्कृत व्यक्ति कहते हैं। उदाहरण न्यूटन जैसे वैज्ञानिक। अब इसमें प्रश्न 12 देखिए निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम को किन उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया है। तो देखिए इसमें जैसे हमने पहले गद्यांश वाले में लिखा है वैसे ही कविताओं के ऊपर भी हमको लिखना है। ध्यान देना है कि जो उत्तर है वो शब्द सीमा के अंदर में हो,
और इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शब्द सीमा के अंदर में इन प्रश्नों का उत्तर हम लिखें। देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि गोपियों का जो प्रेम है ना कृष्ण के प्रति वो एकनिष्ठ है, मतलब केवल केवल श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनको हमको उदाहरण के साथ यहाँ पे बताना है। अब इसके उत्तर में लिखेंगे कि गोपियों ने श्री कृष्ण को लकड़ी और स्वयं को हारिल पक्षी बताते हुए हारिल पक्षी की भांति श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम को बताया है। इसमें प्रश्न दूसरा है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखिए बात बिल्कुल सही है। अगर किसी के पास साहस है और शक्ति है माने ताकत है और उसके पास विनम्रता नहीं है तो साहस और शक्ति व्यर्थ है। जैसे कि हम जानते हैं कि लक्ष्मण के पास साहस और शक्ति दोनों हैं, लेकिन विनम्रता उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर राम के पास है। तो इसके उत्तर को हमको लिखना है शब्द सीमा के अंदर में। अब इसके उत्तर में देखिए लक्ष्मण के कारण बने परिस्थिति को श्री राम ने जिस विनम्रता से संभाला उससे पता चलता है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता होना आवश्यक है। इसमें तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। तो देखिए इस पाठ में हमने अच्छे से समझा है कि कवि के मन में काफ़ी सारी चिंताएं हैं, कुंठाएं हैं। उनको लगता है कि वो अपना दुख किसी को बताएंगे तो हंसी का पात्र बन जाएंगे और साथ ही साथ उनकी कहानी ऐसी नहीं है जिससे लोगों को कोई प्रेरणा मिले। इन सब कारणों से वो कहते हैं कि उनका आत्मकथा सुनाने का समय अभी नहीं आया है। अब इसका उत्तर देखिए, कवि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने दुखों को न तो याद करना चाहते हैं और न ही किसी को बताकर दुखी करना चाहते हैं। इसमें प्रश्न चौथा है, फसल हाथों की स्पर्श की गरिमा और महिमा किस प्रकार है, विचार कीजिए। तो देखिए जो फसल है वो अनेक हाथों के मेहनत से तैयार होता है। अगर लोग मेहनत नहीं करेंगे तो जो भोजन हम खा पाते हैं वो भोजन हमको नहीं मिलेगा। इन्हीं को इसके आंसर में हमको लिखना है। अब इसका उत्तर देखिए, फसल किसानों द्वारा कठिन मेहनत और देखभाल से लहलाती है, इसलिए फसल हाथों की स्पर्श की गरिमा और महिमा है। इसमें प्रश्न 13 है कि पूरक पाठ्यपुस्तक के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। देखिए इसमें जो शब्द सीमा है ना उसको बढ़ाया गया है। पहले 25 से 30 शब्द था, अब उससे 2 गुना हो गया है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने उत्तर को कैसे लिखा है ताकि कोई भी मार्क्स आपका न कटे। 2 उत्तर लिखने पे आपको 8 नंबर मिलेगा। इसमें पहला प्रश्न है, माता का प्रेम पिता के प्रेम की अपेक्षा अधिक गहन होता है। माता के अंचल पाठ के आधार पर विचार कीजिए। तो देखिए पिता से बच्चे को कितना भी लगाव क्यों ना हो, लेकिन मुसीबत आने पर उसको माँ की याद आ ही जाती है, क्योंकि माँ की ममत्व में उसको ज़्यादा सुरक्षा का एहसास होता है। इन्हीं चीज़ों के इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे। अब इसके उत्तर में लिखेंगे, माता का प्रेम पिता के प्रेम की अपेक्षा अधिक गहन होता है। गहन माने गहरा होता है, क्योंकि माता से बच्चे का ममत्व का रिश्ता होता है। ममत्व माने ममता या प्यार। जैसे भोलानाथ अपने पिता से बहुत प्यार करने के बाद भी मुसीबत आने पर माँ की गोद में आकर छिप जाता है। माँ के आंचल में वो स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। इसमें दूसरा प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ। प्रश्न के उत्तर में लेखक क्या कारण बताता है। तो चलिए देखिए कि लेखक ने क्या क्या कारण बताया है। इसके उत्तर में लिखेंगे, मैं क्यों लिखता हूँ के उत्तर में लेखक निम्नलिखित कारण बताते हैं। पहला, लेखक अपनी आंतरिक व्याकुलता से मुक्ति पाने के लिए लिखता है। दूसरा, लेखक तटस्थ होकर उस आंतरिक विवस्था का मूल्यांकन कर पाता है। तीसरा, लेखक बाहरी दबावों के कारण भी लिखता है। और चौथा, हिरोशिमा में पीड़ित लोगों को देखकर लेखक ने लिखने की प्रेरणा पाई। इसमें प्रश्न तीसरा है, मेहनतकश बादशाहों का शहर किस शहर को कहा गया है और क्यों। देखिए मेहनतकश बादशाहों का शहर गंगटोक को कहा गया है, क्योंकि गंगटोक में जो लोग रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपने मेहनत से और पुरुषार्थ से उन्होंने इस शहर को काफ़ी सुंदर बनाया हुआ कहा गया है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। वे अपनी संस्कृति और प्रकृति से प्यार करने वाले लोग हैं। इन्होंने कठिनाइयों और जोखिमों के बावजूद शहर को सुंदर बनाने के लिए बहुत मेहनत किया है। देखिए इसमें प्रश्न 14 जो है वो अनुच्छेद लेखन के ऊपर है। शब्द सीमा 120 शब्दों का, तो इसमें 3
जो इसके विषय हैं वो दिए हुए हैं। पहला है स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, और इसके जो संकेत बिंदु हैं वे हैं अमृत महोत्सव का अर्थ, इस महोत्सव में होने वाले समारोह, इस महोत्सव का महत्व। तो इन तीनों संकेत बिंदुओं को शामिल करते हुए हमको 120 शब्दों की सीमा में 5-10 शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, हमको अनुच्छेद लेखन करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एक स्लोगन से शुरू करेंगे, एक कविता से शुरू करेंगे। इससे क्या होता है, अनुच्छेद जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रभावकारी बनता है। इसमें मैंने लिखा है कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हमें मनाना है, अमर शहीदों के सपनों का भारत बनाना है। इस प्रकार कोई सरल सा स्लोगन आपको लिखना है। उसके बाद देखिए मैंने तीनों जो संकेत बिंदु हैं उसके लिए जो जो लिखा है उसको अलग अलग ढंग से मैंने यहाँ पे दिखाया है। सबसे पहले अमृत महोत्सव का अर्थ, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत की आज़ादी के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। तो देखिए ये इसका अर्थ हो गया। दूसरा जो इसमें होने वाले समारोह को मैंने लिखा है कि इस अवसर पर भारत भर में अनेक राष्ट्रीय स्तर के समारोह आयोजित किए जाते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज़ादी के लिए अपना सब कुछ त्याग देने वाले अमर वीरों को याद किया जाता है। तो देखिए जो समारोह इसके साथ में होते हैं उसका वर्णन किया है। और इसका महत्व देखिए, नौजवानों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई जाती है। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम को बढ़ाता है। यह हमें राष्ट्र की विकास और समृद्धि में जुड़ जाने की प्रेरणा देता है। अनुच्छेद लेखन में दूसरा विषय है भाग्य और पुरुषार्थ। इसमें जो संकेत बिंदु हैं, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भाग्यवादी व्यक्ति उदासीन रहता है, परिश्रमी व्यक्ति अपने भाग्य को बदल लेता है। तो फिर से आप देखेंगे कि किस प्रकार इन संकेत बिंदुओं के आधार पे हमको अनुच्छेद लेखन करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्लोगन लिखेंगे कि बिना किए कुछ नहीं मिलता, लाख उपाय कर लो, मेहनत से ही सब कुछ मिलता, ये बात समझ लो। इसके बाद देखिए जो पहला संकेत बिंदु है उसके अनुसार लिखेंगे कि हम सब के मन में लक्ष्य को पाने की इच्छा होती है, लेकिन हम आलस्य के कारण हमारे लक्ष्य को पाने के लिए पर्याप्त परिश्रम नहीं करते हैं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, वह सदैव मनुष्य को भटकाता रहता है। ये पहला संकेत बिंदु के लिए हमने लिखा है। अब दूसरे के लिए देखिए जो कि है कि भाग्यवादी व्यक्ति उदासीन रहता है। आलस्य के कारण ही मनुष्य भाग्यवादी बन जाता है। भाग्यवादी मनुष्य सदैव उदासीन रहता है, वह निरंतर परिश्रम करने के बजाय बहाने बनाता है। आलसी और भाग्यवादी व्यक्ति को कभी सफलता नहीं मिलती। अब देखिए तीसरा जो संकेत बिंदु है कि परिश्रमी व्यक्ति अपने भाग्य को बदल लेता है, उसको मैंने कैसे कवर किया है। वहीं परिश्रमी व्यक्ति सदैव मेहनत करता है जिससे वह भाग्य को बदल देता है। वह आलस्य और बहाने बनाने में समय नहीं गंवाता है। अतः हमें भाग्य को दोष देने के बजाय परिश्रम करना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो की है ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपको को लिखना है। अनुच्छेद लेखन में जो तीसरा विषय है वो है पर्वतीय स्थल की यात्रा। इसके संकेत बिंदु हैं प्राकृतिक सौंदर्य, यात्रा वर्णन, सांस्कृतिक महत्व। तो देखिए फिर से एक बार सबसे पहले स्लोगन लिखेंगे कि जिंदगी की भाग दौड़ से चलो भाग चलते हैं, कहीं दूर किसी पहाड़ पे चलो हम मिलते हैं। इसके बाद देखिए सबसे पहले हम लोग जिस भी जगह में यात्रा करने के लिए गए हैं उसके अनुसार यहाँ पे उसके प्राकृतिक सौंदर्य को लिखना है। जैसे कि मैंने शिमला के लिए लिखा है, तो उसको मैंने सबसे पहले क्या लिखा है कि मैंने इस बार एक पर्वतीय स्थल शिमला की यात्रा का मन बनाया। शिमला उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन में से एक है और इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। यहाँ चारों ओर हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक सौंदर्य हो गया। दूसरा देखिए यात्रा वर्णन कि आप वहाँ पे पहुँचे कैसे। मैं अपने स्कूल के दोस्तों के साथ शिमला घूमने गया था। हम लोग ट्रेन से शिमला पहुँचे। वहाँ हमने हनुमान जी का जाखू मंदिर समेत अनेक मंदिर, चर्च और संग्रहालय देखे। इसके बाद सांस्कृतिक महत्व को कवर करेंगे। यहाँ 3-4 दिनों तक चलने वाला शिमला समर फेस्टिवल का हमने खूब आनंद लिया। हमारी शिमला की यात्रा काफ़ी यादगार थी। इसमें प्रश्न 15 जो है वो पत्र लेखन के ऊपर है। 100 शब्दों में पत्र लिखना है और इसमें 2 पत्र हैं, एक औपचारिक का है, एक अनौपचारिक का है। पहले औपचारिक पत्र लेखन में पहला प्रश्न है, आपका नाम दिशा दक्ष है, आपकी आयु मतदान करने की हो गई है, आपने मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए गरुड़ ऐप के द्वारा आवेदन कर दिया है, किंतु काफ़ी समय बाद भी आपका मतदाता पहचान पत्र आपको नहीं मिला। मतदाता पहचान पत्र के वितरण में देरी की शिकायत करते हुए अपने क्षेत्र के BLO ब्लॉक लेवल ऑफिसर को पत्र लिखिए। तो देखिए ये औपचारिक पत्र लेखन है।
आप ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से हम लोग पत्र लेखन करें ताकि कोई भी गलती ना हो और पूरा नंबर हमको मिले। है उसके उत्तर को हम लोग कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, ब्लॉक लेवल ऑफिसर रायगढ़ छत्तीसगढ़। फिर विषय में लिखेंगे कि मतदाता पहचान के वितरण में देरी की शिकायत। इसमें ध्यान रखिएगा बच्चों, मैंने शब्द सीमा का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा है। आगे में फिर संबोधन करेंगे कि आदरणीय महोदय और महोदया, क्योंकि इसमें बताया नहीं गया है ना कि वो पुरुष है कि स्त्री है। आप चाहें तो महोदय भी लिख सकते हैं या महोदय भी लिख सकते हैं। फिर जो पहला अनुच्छेद इसमें लिखेंगे कि सविनय निवेदन यह है कि मैं दिशा दक्ष मतदान के योग्य हो गई हूँ। तो देखिए, अगर आप लड़की हैं तो दिशा लिखेंगी और लड़का है तो दक्ष लिखेंगे। उसके प्रकार से आपको अपना लिंग क्रिया में चेंज करना है। मैंने गरुड़ ऐप के माध्यम से मतदाता पहचान के लिए आवेदन किया है, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद आज तक मुझे मेरा मतदान पहचान पत्र नहीं मिला है। ये समस्या हो गया। उसके आगे देखिए कि मतदान पहचान पत्र नहीं होने से मैं आने वाले चुनाव में मतदान नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी, जिस कारण मुझे बहुत चिंता हो रही है। अब इसके बाद देखिए, इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरा मतदाता पहचान पत्र को जल्दी से जल्दी वितरित करें। आशा है आप जल्दी कार्रवाई करेंगे। सब धन्यवाद। प्रार्थी और प्रार्थी या प्रार्थनी दिशा दक्ष किलो बिहार रायगढ़। उसके बाद दिनांक। ठीक है। पत्र लिखन में अथवा वाला प्रश्न है। ख नंबर, क्या आपका नाम दिशा दक्ष है? आप अपने आसपास अनेक अशिक्षित प्रौढ़ों को देखते हैं और उन्हें साक्षर बनाने हेतु कुछ प्रयास करते हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए अपने मित्र मानव को पत्र लिखिए। तो अनौपचारिक पत्र हो गया। आप ध्यान से देखिएगा कि इस पत्र को अगर आप चुनते हैं लिखने के लिए तो कैसे लिखें ताकि आपका एक भी नंबर न कटे। तो सबसे पहले पता लिखेंगे कि किलो बिहार रायगढ़, फिर दिनांक आ गया, फिर प्रिय मित्र मानव, सप्रेम नमस्ते। हम यहाँ कुशल हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग भी वहाँ कुशल होंगे। मुझे मालूम है कि मित्र तुम शिक्षा के लिए बहुत प्रयास करते हो, इसके लिए तुम्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। ठीक है, ये पहला अनुच्छेद हो गया जिसमें उसका कुशलता पूछ रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। फिर उसके बाद जो मुख्य विषय है उसको बीच में लिखेंगे कि मित्र, मैंने भी आसपास के अनेक अशिक्षित प्रौढ़ों को शिक्षित करने का प्रयास प्रारंभ किया है। मेरा मानना है कि शिक्षा से उनके जीवन में सार्थक बदलाव लाया जा सकता है। मित्र, तुमको इस कार्य में ज़्यादा अनुभव है और तुम अनेक संगठनों से भी जुड़े हो। अगर तुम्हारा साथ मिल जाए तो हम मिलकर हमारे आसपास के प्रौढ़ों के जीवन को संवार सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से समस्या को हमने काफ़ी संक्षेप में और शब्द सीमा में लिख लिया। अब आखिरी अनुच्छेद देखिए कि मैं आशा करता हूं कि तुम इस महान कार्य को पूरा करने में मेरा साथ अवश्य दोगे। तुम्हारे सकारात्मक जवाब के आशा में मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार। इसके बाद तुम्हारा प्रिय मित्र या तुम्हारी प्रिय सहेली, अगर आप लड़का हैं तो दक्ष और लड़की हैं तो दिशा। ठीक है। प्रश्न 16 का क है। आपका नाम सुनीता सुरेश है। आप राजेंद्र नगर के निवासी हैं। दैनिक समाचार पत्र से पता चला है कि स्थानीय राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद रिक्त है। आप उक्त पद की योग्यता बी.लिब पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक को धारण करते हैं। उक्त रिक्त पद हेतु राजकीय माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय प्रमुख को आवेदन भेजने हेतु लगभग 80 शब्दों में अपना एक संक्षिप्त स्ववृत्त लिखिए। स्ववृत्त मतलब होता है बायोडाटा। स्ववृत्त लेखन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा कि यह स्ववृत्त या बायोडाटा मैंने कैसे लिखा है, और उसको अगर आप बार बार अभ्यास करेंगे तो एग्जाम में कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। देखिए, इसके उत्तर में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक आवेदन लिखते हैं। आवेदन इसलिए लिखते हैं कि हम स्ववृत्त या बायोडाटा वहीं पे डालते हैं जहाँ पे कोई वैकेंसी होता है। इसमें लिखेंगे कि सेवा में, देखिए यहाँ पे विद्यालय प्रमुख की जगह मैंने प्राचार्य लिखा है, आप विद्यालय प्रमुख भी लिख सकते हैं। प्राचार्य राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पता इसमें दिया हुआ है राजेंद्र नगर। विषय में लिखेंगे कि पुस्तकालय अध्यक्ष पद हेतु आवेदन पत्र। फिर उसके बाद महोदय आबलिक महोदया। फिर मैं सुरेश सुनीता हूँ। अगर आप लड़का हैं तो सुरेश लिखेंगे और लड़की हैं तो सुनीता लिखेंगी। मुझे दैनिक समाचार पत्र से पता चला है कि आपके विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद रिक्त है। मैं बी.लिब पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक हूँ। मैं इस पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा स्ववृत्त इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। इसका अवलोकन करने पर आपको विश्वास होगा कि मैं इस पद के लिए पूर्णतः उपयुक्त उम्मीदवार हूँ। ठीक है, इतने में आपका आवेदन जो है ना वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको स्ववृत्त लिखना है। उसके लिए लिखेंगे कि मेरा स्ववृत्त निम्नलिखित है। अब स्ववृत्त में सबसे पहले नाम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सुरेश,
अगर आप लड़का हैं तो सुरेश लिखेंगे और लड़की हैं तो सुनीता लिखेंगी। फिर पिता का नाम मैंने एक काल्पनिक नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको भी एक काल्पनिक नाम लिखना है, संजय कुमार पटेल। माता का नाम मैंने काल्पनिक दिया हुआ है, सावित्री पटेल। और जो जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे मैंने एक काल्पनिक डेट ऑफ बर्थ लिखा है। इसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ या कोई काल्पनिक आप लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1/7/1991। फिर वर्तमान पता, देखिए पता इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है राजेंद्र नगर, उसके आगे मैंने जिला का नाम जोड़ दिया है और राज्य का नाम जोड़ दिया है, तो राजेंद्र नगर रायगढ़ छत्तीसगढ़ हो जाएगा। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको काल्पनिक लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक काल्पनिक नंबर लिख दिया है 586 ****56889। फिर ईमेल आपको काल्पनिक लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है xyz123@gmail.com। फिर यहाँ पे देखिए एक कॉलम बना लेना है, इसको स्केल और पेन से बना लेंगे आप लोग, जिसमें आपको शैक्षणिक योग्यताओं को लिखना है। इसमें देखिए शैक्षणिक योग्यताओं में पहला जो कॉलम होता है वो क्रमांक का होता है, फिर परीक्षा, फिर संस्था, फिर बोर्ड, फिर विषय, श्रेणी और प्राप्तांक। तो देखिए इसमें क्रमांक में पहला है और परीक्षा है 10वीं, संस्था का नाम है पटेल पब्लिक स्कूल, बोर्ड है CBSE, विषय है सामान्य, श्रेणी है प्रथम और प्राप्तांक है 97। ठीक है, इसी प्रकार आप 12वीं का लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे पटेल पब्लिक स्कूल, बोर्ड है CBSE, विषय है गणित संकाय, श्रेणी है प्रथम, प्राप्तांक है 98%। थर्ड है स्नातक, स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएशन, इसको मैंने लिखा है कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें विषय है पुस्तकालय विज्ञान, श्रेणी है प्रथम और प्राप्तांक है 97। उसी प्रकार से बीएड भी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से है, इसमें बीएड की विषय हैं, श्रेणी है प्रथम और प्राप्तांक है 94। फिर आगे हम लोग इसमें अन्य योग्यताएं में लिखेंगे। पहला है 1 वर्षीय डिप्लोमा, दूसरा है हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी में दक्षता। फिर उसके बाद अभिरुचियाँ लिखेंगे, जिसमें एकमात्र अभिरुचि है खेलकूद और योगा। फिर उसके बाद आखिर में उद्घोषणा लिखेंगे। उद्घोषणा में लिखना है हमको कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त तो सभी कथन सत्य हैं। फिर उसके बाद दिनांक रहेगा, जिस भी डेट पे आपका एग्जाम होगा उसको यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर स्थान में जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है राजेंद्र नगर, उसको आपको लिखना है। फिर उसके बाद आपको हस्ताक्षर करना है, अगर आप लड़का हैं तो सुरेश के नाम से करेंगे और लड़की हैं तो सुनीता के नाम से। प्रश्न 16 का अथवा है, आपका नाम सुनीता सुरेश है, आप राजेंद्र नगर के निवासी हैं, पिछले कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति अव्यवस्थित है। अपने क्षेत्र में अनियमित विद्युत आपूर्ति की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए राज्य विद्युत आपूर्ति निगम के महानिदेशक के नाम एक शिकायती ईमेल लिखिए। तो देखिए ईमेल लेखन के ऊपर प्रश्न है, ये भी काफ़ी ईजी होता है अगर पूरे फॉर्मेट को आप ध्यान से समझ जाएं तो। और अगर आप इसको सही ढंग से लिखेंगे तो बायोडाटा लिखने की तुलना में इसमें कम समय में आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा और इसमें गलतियां भी कम होंगी। तो चलिए देखिए हिंदी में ईमेल लेखन हम लोग कैसे करें। देखिए ईमेल में सबसे पहले हम लोग प्रेषक का ईमेल लिखेंगे। तो अगर आप लड़का हैं तो अपने अनुसार कोई भी ईमेल लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है suresh123@gmail.com। यदि आप लड़की हैं तो आप लिख सकती हैं sunita123@gmail.com या अपने मन से कोई दूसरा ईमेल लिख सकती हैं। जो प्रेषित है माने मिलने वाला है टू, उसका एक काल्पनिक ईमेल लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे है प्रश्न में दिया हुआ है महानिदेशक राज्य आपूर्ति निगम, है ना। तो ये आपको वहाँ पे नहीं लिखना है, केवल एक ईमेल वहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है DACDD123@gmail.com। फिर जो CC और BCC वाला कॉलम है ये खुला रहेगा, इसमें कुछ भी हमको नहीं लिखना है, ये खाली रहेगा। जो विषय है वो है अनियमित विद्युत आपूर्ति की समस्या के संदर्भ में, तो ऐसा विषय को छोटे में हमको लिखना है। फिर जैसे यहाँ पे किसको संबोधित कर रहे हैं हम लोग कि महानिदेशक राज्य आपूर्ति निगम, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा। आप चाहें तो यहाँ पे महोदय लिख के भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है कि महानिदेशक राज्य आपूर्ति निगम महोदय। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आजकल परीक्षा का समय चल रहा है, लेकिन मेरे क्षेत्र किलो विहार रायगढ़ में, देखिए जो मैंने क्षेत्र लिखा हुआ है किलो विहार रायगढ़, इसके जगह आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है राजेंद्र नगर, वो लिखना है कि मेरे क्षेत्र राजेंद्र नगर में विद्युत की आपूर्ति अनियमित है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डेमो बना दिया है, जो भी क्वेश्चन में क्षेत्र दिया रहेगा उसी को आपको लिखना है। अगर नहीं दिया है तब आप अपने मन से क्षेत्र को लिख सकते हैं। फिर इसके आगे लिखेंगे कि जिससे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है, मैं इस समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहती हूँ, ठीक है। अगर आप लड़का हैं तो चाहता हूँ और लड़की हैं तो चाहती हूँ। उसके आगे लिखेंगे तो देखिए एक अनुच्छेद हो गया ईमेल लेखन का, पहला वाला जिसमें हमने पूरे समस्या को बताया। फिर जो आखिरी अनुच्छेद है
उसमें हमको इसके कंक्लूजन को लिखना है। याद रखिएगा ईमेल में केवल 2 अनुच्छेद होते हैं। आगे लिखेंगे कि आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप विद्युत आपूर्ति को नियमित करने हेतु निर्देश देवें ताकि परीक्षा की अच्छी तैयारी हो सके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे धन्यवाद एवं सादर इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। फिर सुरेश सुनीता जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर दिनांक डाल देंगे जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 14/12/2023। आपको एग्ज़ाम का डेट इसमें लिखना है। फिर इसके बाद लास्ट में आपको इसमें बॉक्स बनाना है। देखिए मैंने जैसे बॉक्स बनाया हुआ है वैसे आपको ईमेल का बॉक्स बना के ईमेल लेखन को कंप्लीट करना है। अगर आप ऐसा करेंगे और जो जो चीज़ मैं बताया हूँ उसके अनुसार से आप लिखेंगे तो मान के चलिएगा कि आपका एक भी नंबर इसमें नहीं कटेगा। प्रश्न 17 का क है, आप अपना पुराना स्मार्टफोन बेचना चाहते हैं, उससे संबंधित एक आकर्षक विज्ञापन लिखिए। तो देखिए जो प्रश्न है ना विज्ञापन लेखन के ऊपर है और मेरे चैनल में मैंने विज्ञापन लेखन के एक अलग प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, इसका तो आप देखिएगा ही। बाकी विषयों पे भी विज्ञापन लेखन कैसे करें उसको जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा वहाँ पे जाके बहुत सारे विषय पे विज्ञापन लेखन सीख सकते हैं। इसके विज्ञापन लेखन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि विज्ञापन लेखन को यहाँ पे सबसे पहले शीर्षक के रूप में लिख देते हैं। फिर एक आयताकार बॉक्स बनाते हैं जैसे मैंने बनाया है और यहाँ पे देखिए मैंने मोबाइल का नाम लिख दिया है। आप भी कोई भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने नाम लिखा है पटेल मोबाइल, तो आप अपने हिसाब से कोई भी नाम यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं या प्रश्न में कोई दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिखना है, या कोई नया मोबाइल है तो उसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद बाएं तरफ हम लोग सबसे पहले एक अच्छा स्लोगन लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे सस्ता सबसे बेहतरीन पटेल मोबाइल से सब मुमकिन। तो आप भी अपने हिसाब से कोई स्लोगन लिख सकते हैं। स्लोगन लिखने से विज्ञापन जो है काफ़ी आकर्षक हो जाता है और पढ़ने वाले को सामान खरीदने के प्रति काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा पैदा करता है। ठीक है। उसके बाद नीचे में हम लोग विशेषताएं लिखेंगे। जैसे इसमें मैंने विशेषताएं लिखा है, आप भी अपने हिसाब से विशेषताओं को लिख सकते हैं। जैसे काला रंग है, इसमें कवर भी साथ में मिल रहा है तो कवर के साथ। फिर ये है 64 पिक्सल बैक कैमरा के साथ में और 34 पिक्सल फ्रंट कैमरा के साथ में, जो विशेषता है उसको लिखना है। फिर ये अगला विशेषता है कि 1 GB डाटा पूरे 3 माह तक खरीदने वाले को मिलेगा। फिर जो अंतिम विशेषता है कि चार्जर जो है ना वो बिल्कुल मुफ्त आप उसके साथ में दे रहे हैं। साथ में यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सुंदरता से लिख दिया है कीमत को काफ़ी आकर्षक ढंग से कि सिर्फ 5,000 में मोबाइल जो है खरीदने वालों को मिलेगा। मन इतनी सारी विशेषताओं के साथ में 5,000 में। तो जब भी विज्ञापन लिखते हैं तो कोई अनोखा विशेषता को हम लोग इस प्रकार का लिख देते हैं जिससे पढ़ने वाले को काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लगे। उसके बाद देखिए जो दायां भाग है उसमें हम लोग एक चित्र बना देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मोबाइल का चित्र बनाया हुआ है, इस प्रकार का आप चित्र बना लीजिएगा। ये चित्र काफ़ी सरल है और इसमें आप अपने हिसाब से जो भी फंक्शन का चित्र है दे सकते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से कोई भी पढ़ने वाला जो है ना वो सामान को देख के समझ जाता है कि जो विज्ञापन है किस चीज़ का है करके। फिर देखिए आखिरी में कुछ स्लोगन जो हैं बहुत ही आकर्षक होते हैं विज्ञापन लेखन को करने के लिए। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि हर घड़ी का साथी है पटेल मोबाइल तो हाथी है। अब यहाँ पे हाथी का मतलब क्या है कि बहुत मजबूत है, ड्यूरेबल है, लंबा चलेगा और हमेशा आपका साथ देगा, इसीलिए हर घड़ी का साथी है पटेल मोबाइल तो हाथी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक आकर्षक स्लोगन है जिसको पढ़ने के बाद आदमी के दिमाग में वो बैठ जाए कि देखो बच्चों जाना ना भूल, देखो बच्चों जाना ना भूल। यहाँ पे मैंने बच्चों इसलिए लिखा है क्योंकि आज का युवा वर्ग मोबाइल ज़्यादा चलाता है। पटेल मोबाइल सबसे कूल, देखो बच्चों जाना ना भूल, पटेल मोबाइल सबसे कूल। और पता लिख दिया हूँ मैं ताकि जो बेचने वाला है उसका पता चले कि किलो बिहार कॉलोनी रायगढ़ छत्तीसगढ़ मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर में आपको 10 डिजिट का लिखना है, लेकिन आपका ओरिजिनल नंबर कभी भी एग्जाम में नहीं लिखना है, इसमें बीच में क्रॉस कर देना है। अगर पूरा ओरिजिनल नंबर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। देखिए मैंने कैसे इस विज्ञापन को बनाया है। प्रश्न 17 का अथवा है, ये संदेश लेखन के ऊपर प्रश्न है कि आप वीणा विकास हैं, आपके छोटी बहन ने विद्यालय की वार्षिक परीक्षा में पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसे बधाई देते हुए 60 शब्दों में एक संदेश लिखिए। तो देखिए संदेश लेखन आपको करना है और कैसे करें इसको ध्यान से देखिएगा तो एक भी नंबर इसमें आपका नहीं कटेगा, पूरे के पूरे फ़ोन नंबर आपको मिलेंगे। देखिए संदेश लेखन में सबसे पहले आप लोग वाक्य मत बनाइएगा, सबसे पहले लिखिएगा जैसे कि इसमें हम प्रथम आने पर बधाई संदेश दे रहे हैं तो उसको ऊपर में लिखेंगे हेडिंग में प्रथम आने पर बधाई संदेश। फिर एक स्लोगन लिखेंगे। स्लोगन जो है ना संदेश को काफ़ी आकर्षक और गहरा बनाता है। यूं ही प्रथम आती रहो, सदा परचम लहराती रहो। ठीक है। फिर जो लेफ्ट हैंड है बायां भाग है उसके ऊपर में हम लोग दिनांक लिखेंगे,
जैसे इसमें है 25 दिसंबर 2023, फिर समय लिख देंगे 9 बज के, जो प्रातः होता है सुबह, फिर इसमें संदेश को लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा संदेश कैसे लिखें। प्रिय छोटी बहन, तुमको विद्यालय की वार्षिक परीक्षा में पूरे विद्यालय में प्रथम आने की हार्दिक बधाई। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम यूँ ही हर परीक्षा में प्रथम आती रहो। तुम अपने जीवन में हर वो मुकाम हासिल करो जो तुम चाहती हो। ठीक, वीणा विकास, अगर आप लड़की हैं तो वीणा के हिसाब से लिखेंगी और लड़का है तो विकास के हिसाब से लिखेंगे। तो बच्चों, आशा करता हूँ ये जो सिंपल पेपर का सॉल्यूशन मैंने किया है, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा उपयोगी लगा होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कहाँ कहाँ आपको कन्फ्यूजन है और कौन कौन सी चीज़ को मैं फिर से वीडियो बना के आपको बता सकूँ। आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।